हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। बच्चा आपका रीनेट के भी चांसेस हैं और इसलिए आपको सजेशन यही रहेगा कि आप तैयारी करते रहिए अच्छे से। और मेरा मानना ये है कि जो भी चीज़ें करिए लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई आपके साथ जाएगी। सिलेक्शन उसका आपके पढ़ाई के जरिए ही होगा। बच्चे जो तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं उनके लिए न्यूलैड का ये तीसरा FLT टेस्ट है और हमारा मिशन नीट 2025 के लिए है। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। FLT टेस्ट चाहे वो रीनीट का बच्चा हो चाहे 2025 का, दोनों के लिए ही जरूरी है फिलहाल के लिए। तो चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग। बच्चों फुल सिलेबस टेस्ट जो 16 जून को है आज, इसमें बेटा आपका NCERT 1 से 54 क्वेश्चन, NCERT 2 से 46 क्वेश्चन, यूनिट 1 से 9, 2 से 13, 3 से 11 क्वेश्चन, 4 से 8, 5 से 13, यूनिट 6 से 8, यूनिट 7 से 16, यूनिट 8 से 5, यूनिट 9 से 8 और यूनिट 10 से 9 क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। इट इज अ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, इट इज कार्नेलियस वॉन नील एक्सपेरिमेंट, इट इज TW एंगलमान एक्सपेरिमेंट, इट इज ओपेरिन एक्सपेरिमेंट। तो बेटा ये माउस या मिंट कैंडल या माउस कैंडल बेल्जार एक्सपेरिमेंट होता है, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था और 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। कार्नेलियस वॉन नील ने बेटा आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया था और बताया था सुटेबल हाइड्रोजन डोनर वाटर के अलावा कुछ और भी हो सकता है, और अगर वाटर के अलावा सल्फर है यानी H2S है तो उस समय ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बताया था। TW एंगलमान ने स्प्लिट स्पेक्ट्रम किया था। ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने दिया था केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। तो आंसर हो जाएगा 101 का 1। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T इन TI प्लाज्मिड। तो बेटा इसका पूरा नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो क्या हो जाएगा ट्यूमर, और इसको हम लोग यूज करते हैं नेचुरल जेनेटिक ट्रांसफर इंजीनियरिंग यानी आपका वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और सर TI में I से मतलब इंड्यूसिंग, T से ट्यूमर, ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, और लिखा क्या वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक सुटेबल प्लेस पे छुपा के रख देंगे, यानी उसके ओरिजिनल से हटा के। तो आ जाएगा बेटा ex situ कंजर्वेशन में। इन situ मतलब उसी जगह पे कंजर्व करना। ex situ बेटा आपका सेफ प्लेस ज्यादा माना जाएगा, और ex situ मतलब होता है वहां से हटा के यानी ऑफ साइट। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं बेटा एंडेंजर्ड। और अगर शब्द आ जाए एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन तो शब्द आ जाएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और अगर बेटा आ जाएगा हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन तो टर्म आ जाएगा वनरेबल। चलिए बेटा आंसर हो जाएगा 103 का 4। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, एन इंडिविजुअल हैज सर्टेन एट्रीब्यूट। इंडिविजुअल में डेथ होता है, बर्थ होता है, उसका एक आइदर मेल होगा या तो आइदर फीमेल होगा, लेकिन पॉपुलेशन में रेट आता है, रेशियो आता है, तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट हैं और ये बेटा इंडिविजुअल के हैं। पूछा किसका, इंडिविजुअल का, तो 104 का हो जाएगा 1। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आकर डेथ रेट, बर्थ रेट एंड सेक्स रेशियो। IUDs आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये बेटा आपका आइडियल होता है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया है। लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड होता है। कॉपर डी कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 ये होता है बेटा कॉपर रिलीजिंग। और LNG 20 एंड प्रोजेस्टासर्ट ये होता है बेटा आपका हार्मोन रिलीजिंग। IUD को अगर विदिन 72 आवर्स आफ्टर क्वाइटस लिया जाए तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स की तरह यूज किया जा सकता है। तो पहला सही है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन या कॉम्बिनेशन में लिया जाए, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पे रिलैक्सिन लिख दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है तो मिनी पिल बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में होता है तो मेजर पिल बोला जाता है। सहेली एक वीकली पिल होता है और नॉन स्टेरॉयडल होता है, सेंट्रोप्रोमोन पाया जाता है, CDRI लखनऊ में डिस्कवर किया गया था। पहला सही दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड, याद रखिएगा। तो 105 का हो गया सेकेंड। स्टेटमेंट 2 106 का है। Statement 1, in prokaryotes such as E. coli, though they do not have an defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA साइटोप्लाज्म में एक जगह पे पड़ा रहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता।
जिस जगह पे साइटोप्लाज्म के पड़ा रहता है उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियाइड। द डीएनए जो न्यूक्लियाइड लिख भी दिया गया है, लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन, प्रोटीन होगा बेसिक, जिसका नाम होगा बेसिक पॉलीअमीन्स, क्योंकि डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में जो बेसिक प्रोटीन होता है उसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो स्टेटमेंट दोनों सही हो गए और आंसर हो जाएगा बेटा 4, 106 का हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 107, रेडियो आइसोटोप P32S35 पी फास्फोरस, ये हो जाएगा बेटा डीएनए में, पिलेट में मिलेगा रेडियो एक्टिविटी, एस सल्फर सुपरनेटेंट यानी प्रोटीन में मिलेगा रेडियो एक्टिविटी। हर्सेन चेज एक्सपेरिमेंट ईयर था 1952, अनइक्विवोकल प्रूफ। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफार्मर था, स्टेप्टोकाकस था, और असिस्टेंट लिया था 1928। फ्रैंकलिन स्टाल एंड मिजल्सन, ये बेटा आपका 1951, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैथ्यू मिजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, इसको दिए थे, आंसर हो जाएगा 107 का पहला। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 108, सेलेक्ट द करेक्ट मैच हीमोफीलिया। तो बेटा हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं और इसमें ब्लीडिंग नॉन स्टॉप होती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो A1 हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया बेटा ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, जीएजी की जगह जीओजी हो जाता है, छठे पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। पॉइंट म्यूटेशन का काम होता है जीएजी का अपन जीओजी। तो अगर बात किया जाए कि आपका B2, तो A1 B2 एक ही ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया बेटा 108 का सेकेंड। फिनाइल कीटोनुरिया इन बार एलानिन मेटाबॉलिज्म हो जाता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम काम नहीं करता है, तो फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं होता टायरोसिन में। थैलासीमिया में क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन कम बनती है। अल्फा का होगा क्रोमोसोम नंबर 16 HbA1 HbA2, बीटा का होगा क्रोमोसोम नंबर 11 HbB, याद कर लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा 108 का सेकेंड। चलिए सर अगले क्वेश्चन में आते हैं, 109 मैचिंग का क्वेश्चन है। क्लेमाइडियोसिस, ये बेटा आपका STI है और एक क्योर हो सकता है, तो A1 हो जाएगा। हेपेटाइटिस, HIV और जेनाइटल हर्पीज ये नॉन क्योरेबल में आते हैं बेटा, तो B2 हो गया और A1 एक ही ऑप्शन में था, आंसर हो जाएगा 109 का 4। सर अगर हम बात करें ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक प्रकार का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आएगा। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी टर्मिनल मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के रोकने के लिए। वैसेक्टोमी मेल में किया जाता है, वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाइड। परमानेंट बोला जा सकता है, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, इरिवर्सिबल मेथड में आता है। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट करते हैं, ट्यूबेक्टोमी इन मेल, वैसेक्टोमी इन फीमेल। फिर से मैचेस आपका मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। रैपिड स्पैज्म, मास्थेनिया ग्रेविस, आर्थराइटिस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेटा आर्थराइटिस में स्वेलिंग आ जाएगी, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट C3, और देखिए C3 एक ही ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा पहला। रैपिड स्पैज्म, वाइल्ड कंट्रक्शन, लो कैल्शियम आयन टिटेनी। मास्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, डिजेनरेशन ऑफ मसल पाया जाता है, तो 110 का हो जाएगा बेटा फर्स्ट। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है 111, सेक्रेटिन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, PRL। तो बेटा कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, आपका निकलता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, तो एड्रेनल ग्लैंड हो गया C3। और इसके बाद बेटा सेक्रेटिन, ये बेटा आपके गैस्ट्रिक इंटोजियाटिक हार्मोन होते हैं, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलोसिस्टोकाइनिन एंड आपका बेटा होता है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पिट्यूटरी से निकलता है, एस्ट्रोजन डेवलपिंग फॉलिकल से निकलता है, थीका इंटरनल लेयर से, और प्रोजेस्टेरॉन बेटा कार्पस लूटियम से निकलता है आफ्टर ओवुलेशन। PRL प्रोलैक्टिन बेटा ओवरी से निकलता है, D4 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर हो जाएगा 111 का पिट्यूटरी। रुकिए, तो एस्ट्रोजन हो गया ओवरी और PRL हो गया बेटा पिट्यूटरी, D2 और B4 एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी हो गया, कॉर्टिसोल बेटा एड्रेनल कॉर्टेक्स हो गया, PRL हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, और सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, GIP और CCK ये हो जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसलिए हमेशा मैचिंग में बेटा आप एक मैचिंग से आंसर निकालने की कोशिश करिए, पूरी मैचिंग कराने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। सैक्रम, ट्रू रिब्स, थोरेसिक रिब्स, क्रेनियल बोन मैचिंग कराया गया है। चलिए हम लोग करा के देख लेते हैं, पहले में लग रहा मिल जाएगा। सैक्रम तो बेटा आपका वर्टिब्रल कॉलम में आप जब आ जाएंगे तो आपको मिलेगा थोरेसिक,
उसके बाद मिलेगा आपका पहले सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉसिक्स। तो भैया सैक्रल बोन्स आपकी कितनी पाई जाएगी, तो सैक्रल और कॉसिक्स 1-1 होती है, और ये फ्यूजन ऑफ 5 का होता है। 5 बोन फ्यूज करके होती है, 1 बन जाती है, और जो कॉसिक्स होती है 4 बोन फ्यूज करके 1 बनती है। ट्रू रूफ 7 पेयर होते हैं, पहले से लेकर 7वां पेयर। थोरेसिक में 12 और 2 होते हैं, क्रेनियल में 8 बोन होते हैं। तो अगर देखा जाए तो A2 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो अपने आप निकल के आ गया था थर्ड। 112 का हो जाएगा थर्ड, याद कर लीजिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, स्ट्रोक वॉल्यूम, QRS कॉम्प्लेक्स। तो बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। C4 देखिए एक ही ऑप्शन में था, तो आसानी से आपका मैच कर गया। कोरोनरी आर्टरी डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, और आगे चलकर ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो एंजाइना हो जाएगा, यानी एक्यूट चेस्ट पेन। फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। P कॉम्प्लेक्स होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और T होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो बेटा C4 से आपका आंसर निकल के आ गया। 113 का आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप, ब्लड ग्रुप और एंटीजन। बेटा जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन पाया जाना चाहिए। A है तो A पाया जाएगा, B है तो B पाया जाएगा, AB है तो दोनों पाया जाएगा, और ये 0 मतलब कोई नहीं पाया जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा तो यही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नील। यहाँ पे AB एंटीजन होगा, जो एंटीजन होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जबकि यहाँ पे A है तो B के खिलाफ बनेगी, B है तो A के खिलाफ बनेगी, यहाँ पे कोई नहीं है तो दोनों के खिलाफ बनेगी। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा आपका 114 थर्ड हो गया इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फंक्शन पता नहीं होते हैं, ज्यादातर सेक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं और एनिमल के काम में आते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो बेटा आपका करक्यूमिन और विनब्लास्टिन ये पाया जाता है बेटा आपका ड्रग्स की कैटेगरी में। मॉर्फिन और कोडीन ये बेटा होते हैं एल्केलॉइड, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। एंथोसाइनिन बेटा पिगमेंट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और ये बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट पिगमेंट की कैटेगरी में आएगा। लेसिथिन बेटा आपका सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, लिपिड है एक प्रकार का, वो भी मॉडिफाइड लिपिड है, जो बायोमॉलिक्यूल में लिपिड हो गया, फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, साथ ही साथ बेटा आपका अमीनो एसिड, प्रोटीन, ये सब कैसे होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। लेसिथिन बेटा सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, फास्फोलिपिड की कैटेगरी में आता है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, इन कॉकरोच द फोर विंग आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक। तो याद करिएगा बेटा प्रो में नहीं निकलता, मीजो और मेटा में निकलता। मीजोथोरेसिक वाला ऊपर हो जाएगा, डार्क लेदरी हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट होता है मेटाथोरेसिक होता है, उड़ने में मदद करता है, मेम्ब्रेनस होता है। तो यहाँ पे प्रोथोरेसिक नहीं होगा, यहाँ पे मीजोथोरेसिक नहीं होगा। याद रखिएगा हैंड विंग आपका ये डार्क लेदरी भी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो याद कर लीजिए फोर विंग मीजोथोरेसिक, डार्क ओपेक लेदरी, हैंड विंग मेटाथोरेसिक, मेम्ब्रेनस एंड ट्रांसपेरेंट। तो दोनों बातें गलत कही हैं, जरा ध्यान देना। अमूमन हम लोग का जो आंसर होता है पहला दोनों गलत होता है, पहला दूसरे में होता है पहला गलत दूसरा सही, तीसरे में होता है पहला सही दूसरा गलत, ऐसे करके होता है, लास्ट वाला दोनों सही होता है। लेकिन अब इसमें ऑप्शन चेंज है, थोड़ा पढ़ के दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ क्या है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो कभी कभी हम लोग को ऑप्शंस भी देखना होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया गया है, तो 2024 का जो आपका पेपर था, याद रखिएगा, आपको बताना भी जरूरी नहीं था, आप कहोगे कि ऑप्शंस आप लोग चेंज कर देते हो। एसर्शन और रीजन में याद कर लीजिएगा, कई क्वेश्चन में ऑप्शंस बदले हुए थे, इसलिए आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही जवाब देंगे, यानी हर क्वेश्चन को ध्यान देना जरूरी है। तो 116 का हो जाएगा 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट, एलानिन, यूरासिल, एडेनिन, सेरीन। तो चलिए देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो चलिए देख लेते हैं, एलानिन क्या है, आपका अमीनो एसिड है, यूरासिल बेटा आपका नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन आपका नाइट्रोजनस बेस है, सेरीन बेटा आपका अमीनो एसिड है। तो जरा बताइए, जाहिर सी बात अगर मैं देखूं तो एक अमीनो एसिड की तुलना कर दूं और नाइट्रोजनस बेस से, तो ऑब्वियस सी बात है आपका नाइट्रोजनस बेस में आपका कार्बन ज़्यादा होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एलानिन अगर मैं बनाऊं तो ये बनेगा, एक कार्बन हुआ और इससे बेटा आपके ग्रुप लगे थे, एक H होगा, एक COOH होगा,
एक बेटा NH2 ग्रुप होगा, एक वेरियल R ग्रुप CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप। तो इसमें कितने कार्बन हो गए बेटा? 3 कार्बन। तो आपका होगा ही नहीं। 100% अमीनो एसिड वाला बहुत रेयर ही मिलेगा। सेरीन में आता है CH2OH, यानी मिथाइल की जगह CH2OH हो जाएगा। यहाँ पे भी कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन। अब आया यूरासिल और एडेनिन, तो याद रखना प्यूरिन और पैरामिडिन। तो बेटा प्यूरिन 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, पैरामिडिन में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। तो जाहिर सी बात है जिसमें 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा उसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। अगर स्ट्रक्चर बना के ढूंढोगे तो उसमें आपका एक हेक्सासाइक्लिक रिंग होगी और एक पेंटासाइक्लिक रिंग होगी, ठीक है, 2 रिंग होगी। सुनिए, और 4 नाइट्रोजन निकाल लीजिए, तो 6 4 10, 4 नाइट्रोजन निकलने के बाद आपका 5 कार्बन मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 कार्बन शेयर भी होता है जब बनाओगे स्ट्रक्चर, 2 रिंग सब जोड़ोगे ना तो कार्बन शेयर्ड भी होता है। तो बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। यहाँ पे 5 कार्बन होगा और यहाँ पे एक रिंग है, तो 6 कार्बन की 6 वाली रिंग होगी हेक्सासाइक्लिक, जिनमें 2 नाइट्रोजन हटा दोगे तो कितना बचा? 4 कार्बन। क्वेश्चन बढ़िया था, हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपका नाइट्रोजनस बेस में आपका रिंग ज्यादा होगी, किसमें? पैरामिडीन और प्यूरिन। प्यूरिन में सिंगल, प्यूरिन में 2 और पैरामिडीन में 1। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन होते हैं, तो वहां पे आपका बेटा 2 नाइट्रो हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाएगी। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर कॉकरोच? मालफिजियन ट्यूबुल बेटा आपका 100 to 150 होता है एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हैंड गट पाया जाता है। टेस्टिस में बेटा आपके 2 होते हैं। ओवरी बेटा फीमेल में 2 होगी। सिंगल जो यूनिट होती है ओवेरियोल होती है, हर ओवरी में 8 ओवेरियोल पाया जाता है। फीमेल प्रोड्यूसेस नाउ 10 यूथिका। मोल्टिंग बेटा 13 टाइम करता है। तो पहला गलत हुआ, बाकी तो सही हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 सही हो गए, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। एक गलत है, पूछा क्या है? करेक्ट, यस, तो 118 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। द रेड डाटा बुक कंटेन विच इज मीनिंग ऑफ रेड? रेड मतलब होता है डेंजर सिंबल, ऐसे स्पीसीज जिनको खतरा होगा एक्सटिंक्शन का। तो सिंबल ऑफ डेंजर दैट स्पीसीज एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ग्लोब। ब्लड रेड ऑर्गेनिज्म नहीं, इसमें डेटा होता है जैसे कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क और हाई रिस्क। वेरी हाई रिस्क और एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है बेटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR सिंबल होता है। वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन EN एंडेंजर्ड, और हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन VU वनरेबल। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, JGA एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो बेटा जाहिर सी बात है आपका हाइपोथैलेमस, तो यहाँ से ADH वाला होगा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, सिंथेसाइज होगा आपका हाइपोथैलेमस में। जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस रेनिन वाला हो गया। और बेटा हार्ट जहाँ पे आपका ANF वगैरह होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, द हार्ट, ठीक है ना। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन और ADH इनके फंक्शन मिलते जुलते होते हैं, ANF जस्ट उसका अपोजिट होता है। GFR होता है बेटा 125 ml पर मिनट, ठीक है, 180 लीटर पर डे, ठीक है ना। एक दिन में यूरिया जो निकाला जाता है वो 25 से 30 ग्राम होता है, और एक दिन में जो यूरिन बनता है 1 से 1.5 लीटर बनता है। तो याद कर लीजिएगा सारे डाटा। 121 खत्म हो गया। इनकरेक्ट मैच होमोजीनस होता है होमोसेपियंस का। कैनिस फेमिलियरिस डॉग का जीनस है। पिटूनिया बेटा सोलेनम पिटूनिया धतूरा ये जीनस होते हैं, स्पीसीज लिखा गलत हो जाएगा। कार्निवोरा ऑर्डर होता है फेलिडी एंड कैनेडी फैमिली का। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इनहिबिट, नहीं भाई देखो, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा और सेक्रेट कराएगा, और GIP इनहिबिट कराता है। ते इनहिबिट के लिए गलत हो गया, GIP इनहिबिट कराएगा और गैस्ट्रिन निकलवाएगा। सेक्रेटिन और CCK का फंक्शन बड़ा जबरदस्त आता है। सेक्रेटिन खाली बाइकार्बोनेट और वाटर निकलवाएगा, जबकि CCK PZ पूरा नाम होता है कोलोसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइमिन। बेटा ये एंजाइम निकालेगा
जूस वाला, तो बेटा आपका पैंक्रियाटिक जूस निकलवाएगा और बाइल जूस निकलवाएगा। तो ये बेटा स्टिमुलेट हो गया, गलत हो जाएगा। तो एक घटाता है एक बढ़ाता है, उल्टा कर दिया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत। ऑप्शन देख के लगाइएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नॉर्मल वाला है, तो आंसर 123 का हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो 123 का पहला हो गया। सर याद रखिएगा, ऑप्शंस अभी जब हम लोग पहले किए थे उसमें लास्ट वाले में गलत था, ऐसे घुमा फिरा के, तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा ऑप्शंस में, ठीक है ना। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म में बेटा दोनों को फायदा होता है, प्लस प्लस होता है। 1 स्पीसीज इज हार्म्ड, गलत हो गया। बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, माइकोराइजा हो गया बेटा, जिसमें फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट। तो आंसर हो जाएगा 124 का सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अगर मैं देख रहा हूँ तो सब में पैटर्न जो है एक जैसे, रेडियस है, अल्ना है, ह्यूमरस है, मेटाकार्पल है, कार्पल्स है और फैलेंजेस है। तो ABCD में पूछा गया है कि किसका है, बड़ा आसान हो गया। हालांकि ये है होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की एग्जांपल, तो विंग्स लग रहा है, तो बैट का होगा। अब बेटा ये देखिए, ये मैन हो गया, ये हॉर्स हो गया और चीता हो जाएगा। तो बेटा आपका पूछा गया है तो ABCD, तो डी बैट हो गया। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये हो गया मैन, ये हो गया हॉर्स, ये हो गया चीता और ये हो गया आपका, मेम्ब्रेन दिखाने की वजह से समझ में आ जाएगा, बैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मारुला इन ह्यूमन इज करेक्ट। तो बेटा मारुला में याद करिएगा, आपका मारुला में 8 से 16 ब्लास्टोमियर होता है। लेकिन अगर मैं जायगोट का साइज बाहर से देखूं और मोरुला का साइज देखूं तो दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, बस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया है, और जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस, उतना ज़्यादा DNA। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म दोनों में बराबर है। एज एन अनक्लीव जायगोट बट मच मोर DNA, तो पहला सही हो जाएगा। तो कहते हैं क्लीवेज का मतलब ही होता है उसी साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते रहते हैं और न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती रहती है। तो 126 का आंसर हो जाएगा बेटा पहला। ये आपको याद रखना चाहिए, जब फिगर देखोगे तो आपको अच्छे से डिटेल में दिखेगा भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, क्रॉप फील्ड मैन मेड इकोसिस्टम सही होता है, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखता है जैसे कि क्रॉप में, क्योंकि क्रॉप में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। एक्वेरियम में मैन मेड इकोसिस्टम है, सही है। क्या पूछा है, गलत पूछा है। ग्रासलैंड एंड लिजर्ड टेरेस्ट्रियल होते हैं, सही है। फाइटोप्लैंक्टन बेटा प्लांट है, तो प्लांट होगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर लिखा है, इसलिए आपका 127 का 4 हो जाएगा इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर, विच काइंड ऑफ मेरिस्टम इज आर फ्री ऑफ वायरस। तो बेटा वायरस फ्री होता है जो आपका, तो सारे मेरिस्टम वायरस फ्री होते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे एक्सिलरी हो, चाहे एपिकल हो, चाहे टर्मिनल हो। तो बेटा आंसर हो जाएगा बोथ। क्यों फ्री होते हैं, क्योंकि भैया बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, वायरस उतना तेजी से मल्टीप्लाई ना करके। तो भैया जो नई कोशिकाएं बनती है उसमें अभी वायरस का अटैक हुआ नहीं है। तो याद रखिएगा 128 का हो जाएगा 4, कोई भी मेरिस्टम हो। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। पैसा ज़्यादा लेकिन ज्ञान, ट्रेडिशनल और डाइवर्सिटी कम। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलप्ड नेशन। तो भैया जो बाहरी वाले होते हैं आते हैं और कहते हैं भैया आपको दवा देंगे, खाना देंगे, स्कूल देंगे और आपका सामान लूट के लेके चले जाएंगे। एंड कैन आल्सो बी यूज टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन। तो भैया ये जाएं रिसर्च करें, उससे पहले वहाँ के लोगों से ही सीख लें। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा 4, 129 का 4 हो जाएगा। कोई उनको कंपनसेशन भी नहीं देते हैं, इसी को बोलते हैं आपका बायो जो रिसोर्स है उसका डकैती, बायो डकैती, बायो पायरेसी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, ग्रैमनी में भी होता है बेटा और फैबेसी में भी होता है। डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है। स्पाइकलेट बेटा पोएसी होता है, स्पाइक कंपाउंड स्पाइक होता है, याद कर लीजिएगा। सिप्सेला टाइप ऑफ फ्रूट पोएसी में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है बेटा कैरियोप्सिस।
ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 130 का 4। याद कर लीजिएगा, जो आपका कैरियोप्सिस होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों फ्यूज हो जाती हैं, सिप्सेला पाया जाता है बेटा कंपोजिटी में। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो बेटा जब भी कहीं पे फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो उसका आता है काइनेज, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा 6 कार्बन के ग्लूकोज पे जुड़ा था हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनोज। इनोलाइजेशन, इनॉल फॉर्मेशन में इनोलोज आ जाएगा। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट बदलता है फ्रक्टोज 1,6 बिक्स फास्फेट में, तो वहां यूज होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। यानी ग्लूकोज से या फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जो भी फास्फेट जुड़ा है तो काइनेज नाम जरूर आएगा। 131 का हो जाएगा बेटा आपका आंसर थर्ड। व्हाट इज द जीन पूल? तो किसी भी भाई एक आइसोलेटेड प्लेस में पॉपुलेशन में जो भी एलील्स है उसको आप पूरा कलेक्ट करके बोलते हैं, तो इंडिविजुअल में नहीं होगा, पॉपुलेशन में होगा टोटल। ए फ्यूज इन बेकार है, फ्यूज इन बेकार है, पूरा लेना है। ये कम्युनिटी जहाँ रह रही है सारे डाइवर्स एलील को जोड़िए, वो कहलाएगा जीन पूल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स ज्यादातर एरिया में मल्टीपोलर होता है, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई होता है, यूनिपोलर बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। अनमाइलिनेटेड में स्वान सेल एब्सेंट होता है, ये बात गलत है, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे अनमाइलिनेटेड हो, स्वान सेल दोनों में पाई जाएगी, बस लैंग्वेज का है, एक होता है एनवेलप्ड और एक होता है इनक्लोज्ड। तो इनवेलप्ड हो जाएगा तो माइलिनेटेड यानी चारों तरफ से लपेट लिया है, इंक्लोज मतलब घेरना और लपेटना दोनों डिफरेंस हो जाता है, इंक्लोज हो जाएगा तो अनमाइलिनेटेड, ठीक है ना, दोनों में स्वान सेल होगा, ये बात याद रखिएगा। तो 133 का 4 गलत हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो बेटा ये बेसल प्लेसेंटेशन का है, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में पाया जाता है, इनर वॉल ओवरी हो, फाल सेप्टम रेपलम हो, पैराइटल हो जाएगा मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में, सेप्टा पाया जाए सेंट्रल पे हो तो एक्साइल हो जाएगा लेमन टोमेटो चाइना रोज, सेप्टा ना पाया जाए और सेंटर पे हो तो फ्री सेंट्रल प्रिमरोज एंड डायंथस। तो 134 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। 135 डायग्राम देख के बड़ा जो होगा फीमेल होगा और ये है ड्रासोफिला, तो मेंडल साहब ने इसको यूज किया था, याद कर लीजिएगा, सॉरी मॉर्गन साहब ने यूज किया था, मॉर्गन का ड्रासोफिला यूज किया था, 2 वीक में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है और सिंगल मेटिंग में ढेर सारे इंडिविजुअल देता है विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेल जो लिया था डायहाइब्रिड क्रॉस का था, मेल था आपका ब्राउन बॉडीड रेड आइड और फीमेल था येलो बॉडीड एंड वाइट आइड, ये फीमेल है और ये मेल है। ग्रेगर मेंडल ने पी यूज किया था पाइसम से डायबम, पॉल एरिच ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था, एरोप्लेन को इकोलॉजी से कन्वर्ट किया था, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने प्राइस टैग लगाया था। तो आंसर हो जाएगा 135 का 1। तो बेटा यहाँ पे आके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे का डिस्कशन कराने आएंगे डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर, 171 से 200 कराने आएंगे आपके विक्रम सर। थैंक यू सो मच, अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया से पेपर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 101 टू 135 मनीष सर ने किया डिस्कस। अब मैं क्वेश्चन नंबर 136 टू 170 डिस्कशन करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मैचिंग दी हुई है। तो वैक्यूल जैसा हम लोगों को पता है कि 4 तरीके के हैं ये। इसमें पहला आता है फूड वैक्यूल, दूसरा है यहाँ पर सैप वैक्यूल, तीसरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और चौथा यहाँ पर गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल ये मोनरन्स में होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स में, सैप वैक्यूल ये प्लांट्स वगैरह में और कुछ एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है। लेकिन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये सिर्फ प्लांट्स में होगा। और फूड वैक्यूल ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा सही दिया हुआ है, फूड वैक्यूल प्रोटिस्ट में सही है ये,
लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये एनिमल्स में नहीं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होगा ये प्लांट्स में प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक, और ये सारी क्लासेस के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सारी क्लासेस के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब यहाँ पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भी हैं, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भी हैं, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को और न्यूक्लिक एसिड, इन सभी के लिए, और ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर, हम लोगों को पता है। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? 136 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की, और हरित क्रांति की वजह से जो हमारा फूड प्रोडक्शन था वो कितना हो गया था? 3 गुना हो गया था, ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। और इसमें पूछा गया किसकी वजह से सक्सेसफुल हुआ था? तो इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, एकदम सही दिया हुआ है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स मतलब जो केमिकल्स एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इन सभी का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव। और इसमें से भी अगर पूछा जाए मेनली किसकी वजह से था, तो मेनली इट वाज ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो 137 का करेक्ट आंसर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो यहाँ पर आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है। टर्मिनलाइज्ड कायस्मेटा, टर्मिनल मतलब लास्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, तो लास्ट पोजीशन पर कब पहुंचता है? ये पैकेटीन में नहीं, पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमैटिड्स, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमैटिड्स ये कब होता है? ये पैकेटीन स्टेज में होगा, क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड है। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग होती है, यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये इसको स्टेबलाइज करता है, क्रॉसिंग ओवर के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? जाइगोटीन होना चाहिए था। अपीयरेंस ऑफ कायस्मेटा, कायस्मेटा क्या है? जब ये क्रॉसिंग ओवर के बाद डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जब ये डिसॉल्व होगा तो ये दोनों सेपरेट होने लगता है। सेपरेशन की वजह से जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसको कायस्मेटा बोलते हैं। तो ये डिप्लोटीन स्टेज में ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? फोर्थ। करेक्ट मैच पूछा गया है, तो 138 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर नंबर। तो टर्नओवर नंबर क्या है? ये एंजाइम से रिलेटेड है, और ये एंजाइम की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेगा, एंजाइम की एफिशिएंसी के बारे में बताएगा। एंजाइम जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो सबस्ट्रेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट converted into product, transformed into product using 1 mole of enzyme in a unit time। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा सही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर सेकंड बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ एंजाइम, ये सही दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट बाय यूजिंग 10 मोल ऑफ एंजाइम, ये गलत है। मास ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर आवर बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ एंजाइम, तो ये मास ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर सेकंड बाय यूजिंग 10 मोल ऑफ एंजाइम, ये भी गलत है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ एंजाइम जितने मोल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, उसी को टर्नओवर नंबर बोला जाता है, और ये एंजाइम की एफिशिएंसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस अगर देखा जाए तो मेगास्पोर मदर सेल, ये कैसी होती है? ये डिप्लॉइड सेल है, और इसमें जब मियोसिस होगी, इसमें जब मियोसिस होगी तो मेगास्पोर्स बनेंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इसी प्रोसेस को बोला जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोर से फिर जब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, एम्ब्रियो सैक जब बनता है, इसको बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, सही है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, ये भी सही है।
तो यहाँ पर जब मियोसिस होगी तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो बार डिवीजन होगा तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं और इनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। फंक्शनल कौन सा वाला रहता है? चलेजल एंड वाला। 4 मेगास्पोर आर फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, ये भी सही है। 4 मेगास्पोर आर फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस वर्ड यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सेकंड, ए, बी एंड सी। 140 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 141। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। कार्डिक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सही है ये स्टेटमेंट। कार्डिक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड हार्ट, सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है ये और कहीं नहीं। कार्डिक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन स्टमक, ये भी गलत। और ये वॉलंटरी नहीं है और ये कैसा है? इनवॉलंटरी। तो कार्डिक मसल सेल्स के बारे में अगर देखा जाए तो कार्डिक मसल सेल्स ये कैसी होती हैं? ये सिलेंड्रिकल शेप है, ब्रांचिंग शो करती हैं और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होंगे जिसमें गैप जंक्शंस होते हैं और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ए सेल और ये सेल ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी थ्रू गैप जंक्शंस। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और ये कैसे हैं? यूनिन्यूक्लिएट। नेक्स्ट, XO type and XY type of sex determination mechanism are designated to be the example of। तो XO यहाँ पर क्या होगा? अगर इसका देखें तो ऑटोसोम्स का पेयर होगा और XO है, इसमें क्या होगा? ऑटोसोम्स का पेयर है और XY है। तो ये दोनों कंडीशन किसमें है? मेल में प्रेजेंट होती हैं। ये इंसेक्ट्स में है, ग्रास हॉपर वगैरह में, कॉकरोचेस में, और ये ड्रोसोफिला में है और ह्यूमंस एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब गैमीट्स बनेंगे तो ये हेट्रोगैमीट्स होंगे। एक में ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम X प्रेजेंट है, एक में ऑटोसोम्स के साथ ये एब्सेंट है, एक तरीके का जो गैमीट बनेगा। तो ये हेट्रोगैमीट्स हो गए और ये किस में बन रहे हैं? मेल में। तो ये एग्जाम्पल हो गया मेल हेट्रोगैमिटी का। यहाँ पर भी देखा जाए तो ऑटोसोम्स के साथ X और ये ऑटोसोम्स के साथ Y जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तब। तो यहाँ पर भी दो तरीके के गैमीट्स बने और ये भी मेल में। तो ये एग्जाम्पल हो गया मेल हेट्रोगैमिटी का। ये प्रेजेंट है हमारा ग्रॉस हॉपर एंड कॉकरोचेस में और ये वाला जो है दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है ये प्रेजेंट है ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में, ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। तो ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? मेल हेट्रोगैमिटी से। इसी तरह से फीमेल हेट्रोगैमिटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ZW टाइप। इससे यहाँ पर सिंबल अलग यूज किया गया सेक्स क्रोमोसोम के लिए ताकि इससे डिफ्रेंशिएट किया जा सके, ZW और ZO। तो यहाँ पर भी ऑटोसोम्स का पेयर होगा, सेपरेट होगा, अलग तरीके के दो गैमीट्स बनेंगे, बट ये किस में बनते हैं? फीमेल्स में। तो इसलिए ये एग्जाम्पल है फीमेल हेट्रोगैमिटी का। ये एग्जाम्पल हो गया फीमेल हेट्रोगैमिटी का। तो ZW ये किस में? ये बर्ड्स में। और ये वाला ZO वाला बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मेल हेट्रोगैमिटी। तो 142 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 143। ऑल द 3 RNAs are need to synthesize the protein in a cell in the following options with their corresponding functions which is incorrectly matched। तो राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल भी है और कैटालिटिक रोल है, एकदम सही है। स्ट्रक्चरल रोल किस तरह से? ये राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में यूज होते हैं। राइबोसोम्स क्या है? ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। राइबोसोम्स किसके बने हुए हैं? राइबोसोम्स जो हैं ये राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। तो यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए के क्या हो गया? स्ट्रक्चरल रोल हो गया इसको बनाने में। फिर कैटालिटिक रोल भी है क्योंकि राइबोसोमल आरएनए की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक अगर सेल है तो 23S राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर कैसा होता है? ये कैटालिस्ट का काम करता है प्रोकैरियोट में। और अगर 28S राइबोसोमल आरएनए है तो ये यूकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक में और ये यूकैरियोटिक सेल में।
तो ये इसका कैटालिटिक रोल भी है, सही है। टीआरएनए, टीआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, एडॉप्टर आरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड को अडॉप्ट करके मैसेंजर आरएनए तक लेकर के आता है। तो ब्रिंग्स अमाइनो एसिड एंड रीड्स जेनेटिक कोड। यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ मॉडल, इसका एक एंड जो 3' एंड होगा, 3' एंड जो होता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, 3' एंड। ये 5' एंड ये जी से एंड होगा, और इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो लूप है ये एंटी कोडॉन लूप है। मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन्स होते हैं, यहाँ पर इसके एंटी कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन्स होंगे। तो रीड्स जेनेटिक कोड, ये भी एकदम सही दिया हुआ है। एमआरएनए, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। एमआरएनए का स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल नहीं है। एमआरएनए किसमें, ये मैसेज को लेकर के आता है डीएनए से, और प्रोटीन की सिंथेसिस में जरूरी है। तो मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए टेम्पलेट का काम करता है, ये सही है। तो करेक्ट आंसर 143 का क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन आर ट्रू। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, सही है। ये क्या है, अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए है। एल टी लेंथ आफ्टर टाइम टी, एल जीरो इनिशियल लेंथ, आर ग्रोथ रेट, और टी यहाँ पर टाइम। अगर यहाँ पर आर टी को इधर ले जाएं तो एल टी माइनस आर टी इज इक्वल टू एल जीरो, ये भी सही हो जाएगा। या फिर अगर इसमें से एल जीरो को इधर ले जाते तो एल टी माइनस एल जीरो इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर। और इसका ग्राफ कैसा आता है, तो ये लीनियर, ये अरिथमेटिक ग्रोथ। यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 145, फोटोकेमिकल फेज डज नॉट इंक्लूड। तो फोटोकेमिकल फेज और डार्क फेज फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोकेमिकल फेज जहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, सही है। वाटर स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज, इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये किस फोटो सिस्टम से रिलेटेड है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 2। एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्मेशन, ये भी सही है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपीएच का भी फॉर्मेशन होगा, और इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और ये कहाँ पर यूज होती है, डार्क रिएक्शन में। एनएडीपीएच का यूज होगा रिडक्शन वाले फेज में। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होगा ये डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज में वहां पर होगा। तो फोटोकेमिकल फेज से रिलेटेड पूछा गया था, डज नॉट, तो यहाँ पर फोर्थ 145 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्मेशन, ये सारे जो हैं ये सब फोटोकेमिकल फेज के ही स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 अगर देखें तो यहाँ पर असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। असर्शन दे रखा है, ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि ये ग्रेविटी की तरफ बढ़ रही है। शूट जो होता है, शूट सिस्टम, वो निगेटिव जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक के लिए, फोटोट्रॉपिज्म के लिए पॉजिटिव ये शूट सिस्टम। लेकिन अगर इसकी बात की जाए रूट्स की, तो रूट्स कैसी होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लेकिन जनरली नॉट ऑलवेज। जैसा कि हमें राइजोफोरा जो मैंग्रोव प्लांट्स है वहां पर देखने को मिलता है। तो राइजोफोरा में क्या होता है, राइजोफोरा में यहाँ पर जो रूट्स होती हैं ये बाहर की तरफ इस तरह से निकली हुई होती है, अगेंस्ट ग्रेविटी बढ़ रही होती है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्स प्रेजेंट हैं उसके थ्रू ये ऑक्सीजन वगैरह अब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि ये दलदली स्थान होता है। तो राइजोफोरा मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये सही है। रीजन भी सही दिया हुआ है, असर्शन भी सही दिया। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Fourth will be the answer. तो 146 का फोर्थ।
Now we move to next 147. In ecosystem, net primary productivity is less than gross primary productivity. तो जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है वो 100% और लेस देन 50% इसका क्या है, फोटो एक्टिव रेडिएशन लेस देन 50%, और इसमें से 1 to 2% ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1 to 2%। अब इसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉसेस होंगे, रेस्पिरेशन वगैरह में जो प्लांट खुद को सरवाइव करने के लिए जो एनर्जी खर्च करेगा, इसके बाद जो बचेगा वो होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लेस देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सही है। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस फोटोसिंथेटिक लॉसेस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस में लॉस नहीं, फोटोसिंथेसिस है, निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेटरी होना चाहिए था, इसकी वजह से तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई है। तो असर्शन सही है बट रीजन यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो 147 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड। 147 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 148। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा गया है, एथिलीन के बारे में ही सारे स्टेटमेंट्स हैं, और एथिलीन हम लोगों को पता ही है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। एथिलीन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में भी है, और ये इनिशिएट करता है फ्लावरिंग किसमें, पाइनएप्पल में भी, तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कोकुम्बर, तो फीमेल फ्लावर्स अगर बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, पैदावार भी बढ़ेगी, ईल्ड भी बढ़ जाएगी। और एथिलीन रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्रूट की जब राइपनिंग होती है तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, और ये किसकी वजह से, ये एथिलीन की वजह से। और रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक मतलब क्लाइमेक्स, मैक्सिमम, तो ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 148 इज फोर्थ। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 149। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट्स, ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स नोन एज मास्ट सेल्स विच इंक्लोज स्टोमेटल अपर्चर। तो स्टोमेटल अपरेटस की अगर बात करें तो स्टोमेटल अपरेटस में स्टोमेटल अपर्चर होता है विच इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। यहाँ पर जो इनर वॉल होती है वो थिक होगी, आउटर वॉल गार्ड सेल्स की थिन होती है, और ये सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओनली एपिडर्मल सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट का भी एग्जाम्पल है गार्ड सेल्स। तो यहाँ पर मास्ट सेल्स नहीं, मास्ट सेल्स कहाँ पे थी, कनेक्टिव टिश्यू में, और ये क्या रिलीज करती हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो मास्ट सेल्स यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गार्ड सेल्स। क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट्स, ये सही है क्योंकि वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और क्यूटिकल जो बनी होती है ये वाटर रेपेलेंट सब्सटेंसेस की, तो ये सही है। स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 जो होगा यहाँ पर इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर 149 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। तो मेकिंग आरएनए फ्रॉम आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों को पता है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, इसको बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। मेकिंग आरएनए टू डीएनए, आरएनए से डीएनए, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना। तो अगर सेंट्रल डॉगमा की बात करें तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, फिर प्रोटीन बनती है। इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, इसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। अगर आरएनए से डीएनए बने तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर एंजाइम जो यूज होता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये किन ऑर्गेनिज्म में, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं रेट्रोवायरस, ट्रांसक्रिप्टेज रेट्रोवायरसेस में, और रेट्रोवायरस का एग्जांपल है फेमस रादर इनफेमस HIV। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये यहाँ पर मेकिंग आरएनए टू डीएनए, ये सही है। मेकिंग डीएनए टू डीएनए, ये ट्रांसलेशन है, ये क्या होना चाहिए था, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। और मेकिंग आरएनए टू प्रोटीन, ये रेप्लिकेशन नहीं, ये क्या है, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया, करेक्ट मैच, तो यहाँ पर करेक्ट मैच होगा 150 इज
second. Now we move to next question 151. Select the correct match. तो एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कहाँ पर होगा? गैमेटोफाइट्स पर प्रेजेंट होगा, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो हैप्लॉइड है, सही है ये, क्योंकि गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट है, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। जाइगोट, जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा, तो ये डिप्लॉयड है, सही है। फुट, सीटा और कैप्सूल, ये जहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन जो मॉसेस में है, ब्रायोफाइट्स में, वहाँ पर फुट, सीटा और कैप्सूल, और ये कैसा है? स्पोरोफाइट है, तो ये डिप्लॉयड होगा, ये भी सही है। जेमा कप, जेमा कप क्या होते हैं? जेमा कप रिसेप्टिकल्स हैं जहाँ पर जेमी ग्रीन कलर के मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है जेमा कप, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे एसेक्सुअल ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, इनको बोला जाएगा जेमा। जेमा सिंगुलर है और जेमी जो होगा वो प्लूरल। तो ये भी सही दिया हुआ है, हैप्लॉइड, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर अगर देखा जाए तो सामने ही दी हुई है, A is 1, B is 2, C is 3 एंड D is 4। तो करेक्ट मैचिंग हो जाएगी यहाँ पर 151 is 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, थिक क्यूटिकल, ये किसके लिए? रिड्यूस वाटर लॉस, सही है। प्लांट में लीफ में प्रेजेंट है, तो जहाँ पर भी थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी वाटर लॉस को कम करेगी। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ये कोरोलॉइड रूट्स, ये कहाँ प्रेजेंट है? साइकस में प्रेजेंट है। और कोरोलॉइड रूट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है वो कौन सा है? एनाबीना और नॉस्ट्रॉप। तो ये यहाँ पर सही है। पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब क्या है? ये कैरिंग मेल गैमेट्स, ठीक है। पॉलन ट्यूब मेल गैमेटोफाइट है, और इसमें 3 सेल, अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात की जाए तो मैक्सिमम 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, और 3 सेल कौन कौन सी हैं? 2 मेल गैमेट्स हो गए, और तीसरी जो होगी वो ट्यूब सेल, जनरेटिव वेजिटेटिव सेल जो होगी वो आगे ट्यूब सेल बनाती है। तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में 2 मेल गैमेट्स, ये भी सही है, कैरिंग मेल गैमेट्स। ओव्यूल, ओव्यूल क्या है? मेगा स्पोरेंजियम, तो ये भी सही है। ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम है ये। तो करेक्ट मैचिंग सामने ही है, इसमें भी A is 1, B is 2, C is 3 एंड D is 4। 152 is second. Now we move to next question 153. Select the incorrect match. तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये ग्रॉसहॉपर आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से शुरू हो गया था? प्लैटिहेल्मिन्थेस से ही शुरू हो गया था, तो ये सही है। सीलोमेट्स, सीलोमेट्स क्या है? ये मोलस्का, एपाइला एपेलेस्नेल, तो ये यहाँ पर सीलोमेट है, ये भी सही है क्योंकि ये मोलस्का है, एनालिडा से ही सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म शुरू हो गए, तो ये भी सही है। सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी यहाँ पर मोलस्का में नहीं है, मोलस्का की बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड। इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, और ये काइनोडर्मेटा का मेंबर है। स्टारफिश, एस्टीरियाज नॉन कॉर्डेट है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 153 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 154। टाइगर, पेंगुइन, कोबरा एंड हाइला। तो हाइला क्या है? ये एम्फीबिया। कोबरा, कोबरा क्या है? रेप्टाइल्स, रेप्टिलियन है। पेंगुइन, पेंगुइन एव्स है। और टाइगर, टाइगर इज मैमेलिया। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग A is 4, B is second, C is third एंड D is first। तो करेक्ट मैचिंग होगी यहाँ पर फर्स्ट 154। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 155। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। निमोनिया, निमोनिया क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन कौन से बैक्टीरिया दिए हुए हैं एनसीईआरटी में? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये 2 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गए इसके। और ये निमोनिया कैसा होता है? ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? तो ये LRTI में आता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लंग्स, एल्वियोलाई वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। एलर्जी,
एलर्जी किसकी वजह से, यहाँ पर IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है ये बढ़ जाता है। एड्स में क्या है, एड्स वायरल डिजीज है, HIV की वजह से होगी, रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल है। और HIV का अगर जीनोम पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोन डिजीज है, प्लाज्मोडियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मोस्ट फैटल जो होगा वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो यहाँ पर अगर करेक्ट मैचिंग देखें तो A इज सेकंड, B इज फर्स्ट। तो एक ही में दिया हुआ है, A सेकंड, B फर्स्ट, C इज थर्ड एंड D इज फोर्थ। तो 155 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैचिंग पूछी गई है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो एंजाइम है डाइसैकराइडेज कैटेगरी का, मतलब ये डाइसैकराइड्स पर एक्ट करता है। लैकोपरॉन में दिया हुआ है, और ये किस पर एक्ट, लैक्टोज पर एक्ट करेगा। और लैक्टोज को किस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोमर्स में ब्रेक कर देता है। फ्रैंकोइस जैकब, ये इन्होंने एल्यूसिडेशन सबसे पहले जो लैकोपरॉन मॉडल था उसको दिखाया था। तो ये क्या थे, जेनेटिस्ट थे बाय प्रोफेशन। रिलीज फैक्टर, ये टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रो फैक्टर जब आता है ये क्या करता है, ये टर्मिनेशन। जैक मोनॉड, ये क्या है, ये बायोकेमिस्ट। जैकब एंड जैक मोनॉड इन दोनों ही लैकोपरॉन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी करेक्ट मैचिंग जो है वो सामने ही दे रखी है, A is 1, B is 2, C is 3 एंड D is 4। क्वेश्चन नंबर 156, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो 157 का अगर करेक्ट मैच देखा जाए तो यहाँ पर UUG ये किसके लिए, ये है ल्यूसीन के लिए। फिर इसके बाद GUA ये किसके लिए, वैलिन के लिए। और CAU ये किसके लिए, ये हिस्टिडीन के लिए। और CCA ये किसके लिए, प्रोलीन के लिए। तो A इज फर्स्ट, B इज फोर्थ, C इज थर्ड एंड D इज सेकेंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 157 का क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट, द प्राइमर्स यूज ड्यूरिंग एनीलिंग स्टेप ऑफ PCR में 3 स्टेप हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, ये 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो एनीलिंग में क्या करते हैं, एनीलिंग में यहाँ पर प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं, और ये प्राइमर्स किस एंड पर ऐड होंगे, 3 प्राइम एंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड। और ये है क्या, ये सिंगल स्टैंडर्ड शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट ये गलत दिया हुआ है। ये क्या है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स जिनकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी किसके साथ होगी, ये जो स्टैंडर्ड DNA का उसके साथ। तो 158 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 159, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन मतलब यू दोनों को सम्मिलित किया गया, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, उनके पार्ट्स या फिर उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेफिनेशन है। और ये किसने दी थी, ये डेफिनेशन दी थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। ये ध्यान रखना है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इस डेफिनेशन में कवर की गई है या ट्रेडिशनल, तो इसमें मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल दोनों ही इस डेफिनेशन में कवर किए गए हैं। तो डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 159 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 160, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म इन मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करता है, SCO3 माइनस के फॉर्म में आएगा।
और यहाँ पर क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। और इसके बाद फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मीसोफिल सेल्स में ही चेंज हो जाता है मैलिक एसिड में या फिर एस्पार्टिक एसिड में। मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, और इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, बंडल शीथ सेल्स में, जहां पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पूछे गए, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी है मीसोफिल सेल्स में, मैलिक एसिड भी है और एस्पार्टिक एसिड भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, 160 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 161। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी। तो मेंडल ने जो पी में ट्रेड्स लिए थे वो सबसे पहले क्या था, हाइट, प्लांट की हाइट। हाइट के बाद फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्लावर, फ्लावर में क्या था, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन, कलर एंड पोजीशन। फ्लावर के बाद यहाँ पर पॉड, फली कैसी थी, पॉड कंस्ट्रिक्टेड या उसका शेप कंस्ट्रिक्टेड या इन्फ्लेटेड शेप, और इसके अलावा यहाँ पर कलर, पॉड के भी 2 कैरेक्टर। और इसके बाद फिर यहाँ पर सीड, सीड के भी यहाँ पर कलर और शेप। तो ये यहाँ पर कैरेक्टर्स लिए गए थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में अगर देखा जाए तो डॉर्फ कैसा है, ये रिसेसिव है। टॉल जो था वो डोमिनेंट था, प्लांट की हाइट जो ली गई थी इसमें टॉल डोमिनेंट था। वाइट, वाइट भी कैसा है, ये भी रिसेसिव है। वॉयलेट कलर का जो फ्लावर था, कलर ऑफ फ्लावर, वो वहां पर डोमिनेंट था। और सीड, सीड में रिंकल जो था ये भी रिसेसिव था। लेकिन फ्लावर की पोजीशन, एक टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर और एक एक्सियल पोजीशन में, लीफ की एक्सियल में, तो ये एक्सियल पोजीशन जो थी ये डोमिनेंट है। तो यही यहाँ पर ऑड हो गई, क्योंकि बाकी सारे यहाँ पर रिसेसिव ट्रेड्स दिए हुए हैं, ये डोमिनेंट लिया गया है, तो ऑड ये हो गया। 161 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो ये सही है। और इन पर हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन ये प्रोडक्शन के लिए, और ऑक्सीटोसिन ये मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, येलो कलर का होता है, और ये इसमें क्या IgA प्रेजेंट होता है। और ये चूंकि बेबी को प्री फॉर्म्ड मिलता है, तो ये एग्जाम्पल है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का। अगर बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी, अदरवाइज ये पैसिव इम्यूनिटी। और चूंकि ये नेचुरली मिल रही है तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो 162 का अगर करेक्ट आंसर देखा जाएगा तो दोनों स्टेटमेंट सही है, फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 163। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनेल्स इंक्लूड किए गए उनके फंक्शंस कैसे थे, कोऑर्डिनेटेड थे, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है और वैक्यूल्स। तो ये 4 formed by those organelles whose functions are well coordinated, सही है। It consists of endoplasmic reticulum, microbodies and peroxisome, ये गलत। It consists of endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. Which one of the following, यहाँ पर not correct पूछा गया है, तो यहाँ पर correct answer according to the question first and third is correct, but not correct यहाँ पर कौन सा होगा, second। 163 is second। Now we move to another. What is the NAD and NADP? तो NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करेगा किसमें, रेस्पिरेशन में।
और NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये किसमें काम करेगा? ये फोटोसिंथेसिस में। कोएंजाइम है ये, कोफैक्टर, विटामिन कंटेनिंग केमिकल। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये कोएंजाइम्स। कोफैक्टर तीन तरीके के होते हैं एंजाइम्स में, अगर देखा जाए तो कोफैक्टर तीन तरीके के, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस और तीसरा है कोएंजाइम्स। और कोएंजाइम्स में एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? तो विटामिन। और यहाँ पर अगर इनकी बात की जाए NAD और NADP की, तो यहाँ पर नियासिन, ये इसका एसेंशियल कंपोनेंट हो गया, विटामिन है ये। तो कोएंजाइम भी सही है, कोएंजाइम है किस में आएगा? कोफैक्टर में। तो कोफैक्टर और विटामिन कंटेनिंग केमिकल, ये भी सही। तो 164 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। 165, which of the following cells do not have nucleus at maturity? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, डू नॉट हैव। तो मैच्योर एरिथ्रोसाइट, सीव ट्यूब सेल्स, बोथ 1 and 2। तो एरिथ्रोसाइट्स में भी, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है, और सीव ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट है। ह्यूमंस में अगर आरबीसी की बात की जाए तो बोथ 1 and 2, थर्ड, ये राइट आंसर। सीव ट्यूब सेल्स, यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स में बाकी ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं टू अकोमोडेट मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अकोमोडेट करने के लिए। सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, और बट कुछ ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 165 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंकेफेलोपैथी, BSE, तो ये क्या है? बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंकेफेलोपैथी, इसी को बोलते हैं मैड काउ डिजीज। और किसकी वजह से होगी ये? प्रायॉन्स की वजह से। प्रायॉन्स क्या है? ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। Next, given below are two statement. Fertile stamen is called staminode. तो फर्टाइल नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? स्टेराइल। जो स्टामेन जिसमें पॉलन ग्रेन्स नहीं बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स नहीं होंगे, उसको बोला जाएगा स्टेमिनोड। तो फर्टाइल गलत है। व्हेन स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू द सेपल्स दे आर कॉल्ड एपीपेटलस। एपीपेटलस में पेटल से अटैच्ड होने चाहिए थे, सेपल से नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। 167 is first. Now we move to another question. In laboratory, a scientist working on human cells culture, he observed on a single human cell, then after 10 days, how many human cells are formed through division in laboratory? तो ह्यूमन की सेल साइकिल अगर देखा जाए ड्यूरेशन, तो इसका कितना है? 24 आवर्स, दैट इज 1 डे। एक डे में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 10 डेज दिया हुआ है। तो 10 डेज में कितनी? 10 साइकिल्स इसकी हो जाएंगी, 10 साइकिल्स। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनती हैं? 2 raised to power n से कैलकुलेट करते हैं, 2 raised to power 10। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 168 is fourth, 1024. Next, in the given reaction what is X? तो ये क्या दे रखा है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कोएंजाइम A और NAD प्लस, और बन क्या रहा है यहाँ पर? एसिटाइल कोएंजाइम A। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ है। और ऑक्सीडेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर NAD प्लस जो है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, और किसमें? NAD2H में चेंज हो जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर एंजाइम जो दिया हुआ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और बाकी यहाँ पर क्या होंगे? बाकी यहाँ पर मैग्नीशियम आयन। तो ये लिंक रिएक्शन है।
लिंक रिएक्शन किसके किसके बीच में, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। तो 169 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कोएंजाइम्स हैं जैसे NAD एंड कोएंजाइम A जो NCERT में दे रखे हैं। तो 169 फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ दिखाई हुई है। एक सेल थी, फिर 2 हो गई, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ग्रोथ कैसी हो रही है, इस तरह की ग्रोथ को बोलते हैं अरिथमेटिक। अगर ये 1, 2, 4, 8, 16 तो इसको बोलते थे ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, दोनों की दोनों सेल मेरिस्टेमेटिक होंगी, ये दोनों ही मेरिस्टेमेटिक है। तो इनसे जो 2 सेल्स बनेगी वो भी फिर मेरिस्टेमेटिक। तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो 2 सेल बनती है, एक परमानेंट सेल और एक मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पर एक एक सेल करके बढ़ेगी। तो अरिथमेटिक ग्रोथ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 170 इज फर्स्ट। So I have discussed question number 135 to 170. Thank you all of you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं। ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का थर्ड का ये टेस्ट सीरीज था, जो कि इस टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट था, जो कि 16 जून 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर कनेक्ट हुआ। पेपर ठीक था, आप सबने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 101 से 170 तक हमारे सीनियर साथी मनीष और शैलेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया। थैंक यू मनीष और शैलेंद्र सर। अब 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। आपके सामने चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, जो ये प्रोड्यूसर का टर्म लिखा है दैट इज ये ऑटोट्रॉफिक के रेफरेंस में है। नॉर्मली आप जानते हो कि प्लांट को ऑटोट्रॉफिक मानते हो, प्रोड्यूसर मानते हो, लेकिन ओशियन में मुख्य जो उत्पादक हैं ये आपके डायटम्स हैं। और सर जी ये डायटम्स क्या चीज़ है? आप जब क्लासिफिकेशन किया गया था मुंद्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, मेलिया, तो प्रोटिस्टा में भी 5 आपके फर्दर ग्रुप बने थे, जिसमें पहला ग्रुप आपका क्राइसोफाइट था और इसके 2 टाइप थे, डेस्मिड्स और डायटम्स। ठीक, और यही है डायटम्स आपका चीफ प्रोड्यूसर। और डेस्मिड को गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये डेस्मिड है, लेकिन ये चीफ प्रोड्यूसर के नाम से नहीं है भाई। ठीक, और यूविनॉइड्स आपको जानते हैं कि कंटिलिंक होते हैं प्लांट एनिमल के बीच में। स्लाइम मोल्ड जो होता है सेप्रोफिटिक होता है, हेट्रोपिक है, तो ये प्रोड्यूसर कभी नहीं हो सकता। दैट इज सेकंड आंसर। अगला सवाल है, फॉलोइंग नॉट स्टोमेटल ऑपरेटस। आपको मालूम था कि जब आप स्टोमेटल ऑपरेटस की बात करते हो तो उसमें 3 चीजें हैं। एक तो स्टोमेटा आएगा, और उसके बाद आपका गार्ड सेल आएगा जो क्लोरोफिलस होता है, बीन शेप्ड होता है, और इसको इसके साथ रहने वाली एक सेल होती है सब्सिडियरी सेल। ये 3 चीज़ें स्टोमेटल ऑपरेटस का पार्ट होती हैं। अब देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये देखिए ये सब्सिडियरी जो होती है पैरेन्काइमा की बनी होती है। इनमें से कोई भी स्क्लेरेन्काइमा का नहीं बना है। माइंड इट में, क्या इनमें से कोई भी स्क्लेरेन्काइमा का बना नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कभी भी स्टोमेटल ऑपरेटस का पार्ट नहीं हो सकता। फोर्थ आंसर। अगला, हमारे डायरेक्टर से जब भी पढ़ाते हैं क्लास में तो कहते हैं कि जो ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हैं फेज की, उसे पीटोमा काट रहे, याद रखो, प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ये है टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस। टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस। ठीक, तो आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट तो एनाफेज, लॉन्गेस्ट पूछते तो टीलोफेज। दैट इज फर्स्ट आंसर। अब कुछ नहीं, आपको डायग्राम देख के पहचानना था, आपकी एनसीईआरटी की बुक पे बना। ये जो डायग्राम दिया गया है, ये अर्ली प्रोफेज आप सपोज कर सकते हैं, ये लेट प्रोफेज सपोज कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, और ये आपका कंप्लीट मेटाफेज है। इतना तो आपको पता है कि पहले अर्ली आता है सी, उसके बाद लेट आता है, उसके बाद ट्रांजिशन टू मेटाफेज आएगा, और उसके बाद मेटाफेज आएगा CABD। फोर्थ आंसर। अब देखिए, आपको मालूम है कि जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कितना ट्रांसपोर्ट करता है ये उसके बेस पे क्वेश्चन है। अगर आप एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बॉडी में, इसलिए। दैट इज 4 मॉलिक्यूल। फोर्थ आंसर।
अब देखिए जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक इसको कंडक्टिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। मैं क्या बोल, नॉस्ट्रिल से लेकर के आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, और उसके बाद से एल्वियोलाई और इसके डक्ट जो कि लंग्स के अंदर होती है उसको एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि एल्वियोलाई एंड डक्ट क्या बनाती हैं, एक्सचेंज पार्ट, और एक्चुअल में यही रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल जो गैसों का आदान प्रदान होता है हमारे बॉडी में, CO2 बाहर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगा, वो यहीं पे होता है, दैट इज 2 and 3। ये आपकी बुक की लाइन थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई और उनके डक्ट क्या बनाते हैं, एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, 2 and 3, फोर्थ आंसर। अब देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया नई नई टेक्निक खोजी गई, तो अभी इस वक्त एक सबसे एडवांस टेक्निक है CO2 कंजर्वेशन थी, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। जो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है बच्चों, उसमें ये बताया गया कि बहुत ही लो टेम्परेचर, बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर पर चीज़ों को हम प्रिजर्व कर लें फ्यूचर यूज़ के लिए। मान लीजिए कभी जहाँ पर भी ये एक्चुअल स्पीसीज है वहाँ ख़त्म हो जाए किसी कारण से, तो इनके स्पोर के माध्यम से, पॉलन ग्रेन के माध्यम से, गैमीट के माध्यम से, सीड के माध्यम से हम उन्हें दोबारा रीजनरेट कर सके, नया दोबारा पैदा कर सके। तो क्रायोफ्यूजन टेक्निक में वेरी लो टेम्परेचर पर हम चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, और ये आपकी बायोडायवर्सिटी में भी लिखा है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट से है, जहाँ ये बताया गया था कि पॉलन ग्रेन का हम स्टोरेज करते हैं, केमिकल होता है लिक्विड नाइट्रोजन, जो कि -196 ये डेटा दिया हुआ है, तो सेकेंड आंसर। लेकिन फिर भी इसके जो आपके एग्जाम्पल हैं वो पॉलन बैंक, सीड बैंक, गैमीट बैंक, एक CO2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, सेकेंड आंसर। ऐसा कोई भी रेडिएशन जिसके अंदर ये कैविलिटी है कि वो किसी भी जीव के अंदर उसके जीन को अल्टर कर सके, तो अगर जीन में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो म्यूटेशन हो जाएगा, उसे बोलेंगे, और म्यूटेशन होने की वजह से हो सकता है वो कैंसरस हो जाए हमारी सेल। तो ऐसा कोई भी जीन को, DNA को डिस्टर्ब करे तो वो कैंसरस हो सकता है, तो उसे बोलते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट। अब चूंकि रेडिएशन है तो ये फिजिकल है, तो आपको पता था कि जो कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं फिजिकल केमिकल दोनों होते हैं, बहुत से केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका निकोटिन है, इसलिए कहते हैं लंग कैंसर के लिए आपका टोबैको बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो ये फिजिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट है, इसमें एक्स रे, गामा रे, UV रे तीनों है। तो ये नन ऑफ दीस पूछा गया था इनमें से कौन नहीं है, ये सभी है नन ऑफ, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं सर जी कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की एक्चुअल डिफिनीशन क्या है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब किसी पैथोजन से हो बीमारी, पैथोजन से हो बीमारी, या किसी इन्फेक्शियस एजेंट से हो बीमारी हो जाए, और वो किसी डिजीज पर्सन से हेल्दी को ट्रांसफर हो डायरेक्ट कांटेक्ट से, डिजीज से हेल्दी को ट्रांसफर डायरेक्ट कांटेक्ट से, तो उसे बोलेंगे क्या चीज़, इन्फेक्शियस डिजीज। आपको पता है कि एड्स जो होता है वो HIV, ह्यूमन इम्यून डिफेंसिव वायरस से होता है, और ये बॉडी के फ्लूइड से, ब्लड कांटेक्ट से आपके ट्रांसफर हो सकता है। तो भाई ये तो इन्फेक्शियस हो गया, पहले नॉन इन्फेक्शियस गया, नॉन इन्फेक्शियस गया, ठीक। अब बचा मामला कैंसर का। अब कैंसर में क्या है कि कुछ रेट्रोवायरस के इन्फेक्शन की वजह से कैंसर एनिमल सेल में देखा गया है। तो पैथोजन के जनरली ये पैथोजन के इन्फेक्शन से होते नहीं है कैंसर, लेकिन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नया अभी आपके रिसर्चेस से देखने को मिला है। लेकिन कैंसर किसी डिजीज पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट से किसी हेल्दी में ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए पूरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए नॉन इन्फेक्शियस है। इसके अलावा विटामिन की कमी से होने वाली हार्मोनल बीमारियां, ठीक है, लाइफस्टाइल वाली बीमारियां, ठीक से नींद ना आना, ये सब नॉन इन्फेक्शियस है। तो इन्फेक्शियस बीमारियां किसी इन्फेक्शियस एजेंट के माध्यम से हो सकती हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट आपका वायरस हो सकता है, वायरॉइड हो सकता है, प्रियांस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है, ठीक है। दैट इज थर्ड आंसर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन अर्थ नंबर ऑफ इंसेक्ट एस्टिमेटेड नियरली विल बी। ये क्वेश्चन आपके बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में अगर हम पूरी बायोडायवर्सिटी, पूरे प्लेनेट को अगर आप माने, और इसमें जितने भी ऑर्गन दिए गए हैं उनमें मोर देन 70% से ज्यादा तो आपके एनिमल है, और प्लांट्स के लिए कहा गया है कि ये 22% से ज्यादा नहीं है, प्लांट के रेफरेंस में कहा गया है। और एक कमाल की बात बच्चों आपको बताएं, इस 70% एनिमल में भी इंसेक्ट ग्रुप विल बी मोस्ट स्पीसीज, और उसमें डेटा लिखा गया है कि ये इंसेक्ट ग्रुप नियरली 70% इस पूरे एनिमल का है। इंसेक्ट ग्रुप, इसका मतलब हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट है। और यही आपका क्वेश्चन है कि आउट ऑफ एवरी एन एनिमल ऑन द अर्थ नंबर ऑफ इंसेक्ट एस्टिमेटेड नियरली विल बी, दैट इज 7। आंसर इज सेकंड। तो 180 का सेकंड आंसर बच्चों। अब देखिए कहते हैं ये कोशिका है, ठीक, और ये है आपका DNA।
अब डीएनए प्रॉप इसके अंदर इंटर करे हमारा एलियन डीएनए, तो सबसे पहले इसको हमें ये होस्ट सेल की तरह बिहेव करेगी, और इसे कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। उसमें एक डाइवैलेंट कैटायन होता है, जिसमें आपका ये आपका डाइवैलेंट कैटायन इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा एक तरीका और भी आपकी बुक में लिखा, आइस, हीट और आइस ट्रीटमेंट। ठीक है, इससे भी कोई सेल जो होती है कॉम्पिटेंट बनती है डीएनए को लेने के लिए। दैट इज सेकंड आंसर। अब देखिए, कहते हैं कि मान लीजिए आपका सेल है और आपको केवल डीएनए इसके अंदर से निकालना है, लेकिन केवल एक सेल में डीएनए नहीं होता, उसका सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है। तो पहले जितने बाकी कंपोनेंट सेल के होते हैं उन्हें प्रॉपरली डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो केवल हमारा डीएनए बचे। तो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम के अलावा सारे जितने एंजाइम होते हैं उनको अप्लाई करेंगे, तब हमारा केवल डीएनए बचेगा। और जब डीएनए बच जाएगा तो एक केमिकल है चिल्ड इथेनॉल, उसको डालेंगे तो प्रेसिपिटेट के रूप में, थर्ड के रूप में डीएनए निकल के बाहर आ जाएगा। तो मान लीजिए सबसे पहले तो आप सेल वॉल डाइजेस्ट करोगे। अब सेल वॉल किस जीव की है ये मायने रखता है। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल हुई तो लाइसोजाइम इस्तेमाल करेंगे, और आपका यही क्वेश्चन है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कैन बी लाइज्ड बाय लाइसोजाइम, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, अगर प्लांट का होगा तो सेलुलोज की बनी सेलुलेज, और अगर मान लीजिए फंजाई की होगी तो काइटिनेज। तो ये भैया सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको क्या डाइजेस्ट करके अपने डीएनए को ऑब्टेन करना था, तो सेल वॉल बैक्टीरिया का डाइजेस्ट करने के लिए हमें लाइसोजाइम का इस्तेमाल करना होगा, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, कुछ नहीं, आपको एम्ब्रियो साइक पूछ रहे हैं। पहला तो आपका ये रहा फिलीफॉर्म ऑपरेटस, और ये रहा एक्स सेल, ठीक, और ये रहा पोलर न्यूक्लियाई, ठीक, और ये रहा आपका एंटीपोडल सेल। और आपको ये भी मालूम है कि अगर आप पॉलन ग्रेन की बात करें, ठीक है, तो ये रहा आपका क्या चीज़, जनरेटिव सेल, और ये रहा वेजिटेटिव सेल, ठीक, ये रहा पॉलन ग्रेन। तो इतना तो आपको दिख रहा है कि जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो साइक होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें 7 सेल हैं, इसमें 2 सेल हैं, या 2 सेल कंडीशन बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन को, या 3 सेल कंडीशन बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन को। तो कुल मिला के इतना समझ में आ गया कि जो एम्ब्रियो साइक है उसकी नंबर ऑफ सेल की संख्या पॉलन ग्रेन से ज़्यादा ही रहेगी। और ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस में पाया था, जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पॉलन ट्यूब को गाइड करने की वजह से 2 मेल गैमेट्स में डिस्चार्ज होते हैं, और यही 2 मेल गैमेट डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट बनते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। तो ये बात समझ में आ। और क्योंकि ये हेप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट कभी भी नहीं हो सकता। हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सेल्स आपको याद दिख ही रहा है, और फिलामेंट प्रेजेंट है ही, बी सी डी, और 3 सही है इसमें, सेकेंड आंसर। अब देखिए, कहते हैं कि सर जी मान लीजिए ये हमारा वर्तमान है, मान लीजिए मैं आज खड़ा हूँ, ये मेरा वर्तमान है, और जो मेरे एंसेस्टर पीछे जनरेशन थी, बैकवर्ड जनरेशन, ठीक है, तो वो हमारा एंसेस्टर होगी या हमारा प्रिमिटिव होगा, और आने वाली जनरेशन जो होगी वो डेसेंट होगी। तो कहते हैं जो दुनिया में आता है वो अपने पूर्वजों का कैरेक्टर लेके दुनिया में आता है, और जो ये बताता है कि वही उसका एंसेस्टर है। अगर हम साइंटिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि भाई रेप्टाइल बर्ड का एंसेस्टर है, तो बर्ड कुछ ना कुछ कैरेक्टर लेकर के इस दुनिया में जरूर आई होगी, जो इस बात का इंडिकेशन देगा कि रेप्टाइल ही उसका एंसेस्टर है। आप देखिए कैसे, आपको पता था, आपकी बुक में लिखा है एनसीईआरटी में कि रेप्टाइल्स के सरफेस पर जो होते हैं स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जाते हैं, जो कि इसका सैलेंट फीचर है, ठीक। अब देखिए, आपको मालूम है कि बर्ड के हाइंड लिम्ब पर स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और बर्ड और इवोल्यूशनरी ये कहती है कि रेप्टाइल से ही बर्ड की ओरिजिन हुई है, और रेप्टाइल से ही मैमल की ओरिजिन हुई है। तो अगर आप इसको बोल लो कि ये इससे ओरिजिन हुई है, तो यही इसका एंसेस्टर है, ये एंसेस्टर है, और ये आपका डेसेंट कह सकते हैं, डेसेंट, ठीक। तो यहाँ से ये इसको डेवलप हुआ है, मतलब ये इससे आया है दुनिया में। तो स्केल से लेकर के बर्ड का कैरेक्टर पाए जाना ये बताता है कि रेप्टाइल ही इसका एंसेस्टर है। ये बात बिल्कुल साइंटिस्ट बिलीव दैट रेप्टाइल्स आर एंसेस्टर ऑफ बर्ड। क्यों? क्योंकि बर्ड के स्केल्स पर आर प्रेजेंट और हाइंड लिम्ब, ये दोनों सही है, और ये इसका करेक्ट फोर्थ आंसर। आप देखिए, कहते हैं कि जो फोरामेन मैग्नम होता है उससे मेडुला ऑब्लांगेटा निकल करके आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी बुक की लाइन थी, मेडुला ऑब्लांगेटा। फोरामेन मैग्नम जो होता है वो एक कैविटी लाइक स्पेस होता है, जिससे मेडुला ऑब्लांगेटा निकल के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। ये आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, और यही स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल कॉलम में जाकर इंक्लोज होती है, क्योंकि ये वर्टिब्रेट है, थर्ड आंसर। अब देखिए, सेट द करेक्ट मेन फंक्शन। रूट सिस्टम कुछ नहीं फंक्शन, ये ग्राउंड पोजीशन है,
और यहाँ से आपका रूट सिस्टम ज़मीन पे जाता है, और इसी रूट सिस्टम की वजह से पेड़ जो होता है वो टिका रहता है ज़मीन पर, मिट्टी को बांध के खड़ा रहता है। तो ये एनकरेज प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल सही है। और वाटर मिनरल तो रूट का काम ही है रूट सिस्टम का एब्जॉर्ब करना, और इसके अलावा कुछ फूड मटेरियल का रिजर्व करता है, जहाँ पर रूट स्टोरेज का काम करती है, फूड स्टोरेज के रूप में कैरेट है, टर्निप है, ठीक। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेट बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए, सबसे पहला काम, जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आए तो जो भी एनिमल के लिए सेंटेंस बने, आप पहले उनको हाईलाइट करें कि वो क्या है और कैसे रिलेट करके सवाल बनाए गए। सेंटेंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन पहले ये पता हो कि जिनके लिए करेक्ट सिस्टम पूछा गया है उनका क्या करेक्ट। एजोटोबैक्टर, एनाबीना, ये सब के सब किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं, पहली बात। और सब के सब यूनिसेलुलर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और सब के सब प्रोकैरियोट्स, ये हमें पहले ही मालूम चल गया, ठीक। अब देखिए, एनाबीना ये सियानोबैक्टीरिया है, ठीक, ये ऑटोट्रॉफिक है, ठीक। तो भाई ये तो हो गई ऑटोट्रॉफिक। और एजोस्पाइलम एजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग है, ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। लेकिन ये सब के सब बायो फर्टिलाइजर है, ये सब के सब नाइट्रोजन फिक्सर है, पहली बात। सब के सब बायो फर्टिलाइजर हैं, सब के सब नाइट्रोजन फिक्सर हैं, ये सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो भाई इतना समझ में आ गया कि सबके सब बायो फर्टिलाइजर हैं। मोनेरा के सदस्य हैं तो यूनिसेलुलर हैं ही। अब ये ऑटोट्रॉफिक है, ये दोनों हेटरोट्रॉफिक हैं, तो भाई ऑल आर ऑटोट्रॉफिक हो नहीं सकता। ये ऑटो है, ये दोनों हेटरोट्रॉफिक है, तो ऑल हेटरोट्रॉफिक भी नहीं हो सकता। तो ए और बी हमें सही दिख रहा है। पूछा गया विच, दैट इज ए एंड बी, सेकेंड आंसर। अब सबसे पहला काम डायग्राम पहचान लेते सर जी। ये तो स्केलेटल मसल्स का डायग्राम आपकी दिया गया है, और ये जो लाइनें आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं स्ट्रेशन, स्ट्रेशन बोलते हैं इसको, इसीलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स। आज जब मैं बोल रहा हूँ कि ये मसल्स है तो ये टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, थर्ड आंसर। और आपको पता है कि जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं लिख रहा हूँ, ये सब वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, तो ये वॉलंटरी एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है कि ये एक हैबिटेट है, मान लीजिए, ठीक, एक हैबिटेट है। अगर एक टाइम पीरियड ले अंडर कंसिडरेशन, तो जो भी स्पीसीज एक टाइम ड्यूरेशन में इस हैबिटेट में आई है उसे आप बोलेंगे क्या चीज़? आई माइग्रेशन। क्या बोलेंगे? आई माइग्रेशन। और एक टाइम ड्यूरेशन में जो यहाँ से गया उसे बोलेंगे ई माइग्रेशन, ठीक है, उसे बोलेंगे आई माइग्रेशन, इसको बोलेंगे ई माइग्रेशन। पूछा गया है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, में जो गया इन एल्सवेयर ड्यूरिंग टाइम पीरियड, क्या बोलेंगे? ई माइग्रेशन, ठीक है। और नेटेलिटी तो आपको पता ही है भाई, बर्थ रेट, एक दिए गए टाइम पीरियड में कितने लोग पैदा हुए, मॉर्टेलिटी एक दिए गए टाइम कितने लोग मरे, डेथ रेट, ठीक। और आई माइग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, इस तरह के सवाल करने के लिए जो आपको दिया जाए, कहते हैं कि ये कलर ब्लाइंड मैन है और कलर ब्लाइंड सिस्टर है। अब ये तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल मिल गया, इसका मतलब डन है कि फादर तो यही होगा, लेकिन जो मदर है वो हेट्रोजाइगस है। इसको करके ऐसे देख लेते हैं, एक्सी 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 एक्स एक्सी वाई और एक्स वाई। अब देखिए, कह रहे हैं कि कलर ब्लाइंड मैन है, उसका कलर ब्लाइंड भाई है और कलर ब्लाइंड सिस्टर, ये तीनों यूं टाइम मिल गए। क्यों? क्योंकि जो फादर है वो ये है, मदर ये है, सेकेंड आंसर, ठीक है। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी ये कहती थी कि एक छोटा सा एक पार्टिकल मान लीजिए, एक एंटी पार्टिकल मान लीजिए, इन दोनों में ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिससे एक बड़ा पार्टिकल बना, जिसे अब नॉर्मली हाइड्रोजन बोल दिया गया था। और इसी हाइड्रोजन से आगे चल के बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बने और बाद में इससे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई, ठीक। तो बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन करती है, ठीक है। पार्टिकल एंटी पार्टिकल के बीच ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिससे हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन से रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बने, और जब एलिमेंट बने तो आपका गैसों का एटमॉस्फेयर बना, फिर आगे क्लाउडिंग बना, तमाम चीज़ें वगैरह वगैरह, ठीक। तो बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं ओपेरिन जो थे वो रसिया के थे, पहली बात, ठीक है। और हेल्डन जो थे वो इंग्लैंड के थे। तो इनके कंट्री अलग अलग दिए हैं, इससे ये गलत है, बाकी ये सही है। इन्होंने ये बताया कि जो लाइफ आया है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तरह लिविंग का कैरेक्टर आया होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी आई होगी, उसके बाद आपका नए जीवन की शुरुआत हुई होगी। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो कहता है कि एकाएक सडन जो है किसी नॉन लिविंग से किसी लिविंग की उत्पत्ति होगी, फिर उसे डिस्प्रूव किया किसने? लुईस पास्चर ने। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, पहले एक नॉन लिविंग केमिकल से लिविंग का करेक्टर आया, फिर उससे नए नए जीवों का निर्माण हुआ। तो इसे केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले ये दो साइंटिस्ट थे, और इसी बात को आगे करके साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट किया किसने? स्टैनले मिलर ने, जो इनकी बात को सपोर्ट किया।
तो भाई ये तो गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। सेकेंड आंसर, पहला सही है दूसरा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दाउ सिंथेसाइज एल्सवेयर इट रिलीज। कुछ नहीं, आपको मालूम था कि दो ऐसे हार्मोन हाइपोथैलेमस में होते हैं, हाइपोथैलेमस से, जिसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाई जाती है। एक हो गया ऑक्सीटोसिन और एक हो गया आपका एडीएच। ये दो हार्मोन हो गए, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं, न्यूरोपेप्टाइड। क्यों? ये दोनों हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन ये जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होंगे? स्टोर होंगे। पहले स्टोर होंगे और फिर जब बॉडी की नीड होगी तो रिलीज होंगे। इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल स्टोर एंड रिलीज करता है हार्मोन को, सीक्रेट और सिंथेसाइज नहीं करता। ये है ऑक्सीटोसिन। थर्ड आंसर। अब देखिए ये कैरेक्टर आपके साइक्लोस्टोमेटा का दिया हुआ है, साइक्लोस्टोमेटा। इन्हीं को आप जॉलेस वर्टिब्रेट के नाम से जानते हो। इनमें कैरेक्टर होता है कि ये होते तो मेरीन हैं, लेकिन स्पाउनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और वापस ये कुछ दिन के बाद चले आते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो इनकी लार्वी मेटामॉर्फोसिस के बाद एक नए एनिमल का बन जाती है। और इसका एग्जाम्पल पेट्रोमाइजान है, जिसे आप लेम्प्रे के नाम से जानते हो। लेम्प्रे फर्स्ट आंसर। और ये तीनों के तो एंजल फिश, ठीक है, डॉग फिश, सॉक फिश, ये कार्टिलेजियस फिश है, और ये बोनी फिश है, एंजल फिश है। फर्स्ट आंसर साइक्लोस्टोमेटा। कुछ नहीं, मैचिंग आपके सामने है। मेरिस्टेम, तो मेरिस्टेम आपको पता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ए थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में था, बाकी ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। सेकेंड आंसर। पैरेन्काइमा, आपको मालूम है कि पैरेन्काइमा लिविंग होती है, फोटोसिंथेसिस स्टोरेज से काम करती है, दैट इज बी फर्स्ट। उसके बाद कोएनकाइमा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, सी सेकेंड। और स्केनकाइमा आपको पता है इसके दो प्रकार थे, एक था फाइबर और एक था स्क्लेरेट्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों नॉन लिविंग क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, दैट इज डी फिफ्थ। और उसके बाद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको पता था कि स्टोमेटा होगा, एपिडर्मल हेयर्स होंगे, सब्सिडियरी सेल्स होंगे, और जो एपिडर्मल हेयर होते हैं वो ट्राइकोम रूट हेयर होते हैं। तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम बताए गए थे, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपका स्टोमेटा है, एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल हेयर है, तो स्टोमेटा इससे मैच करता है, दैट इज ई फोर्थ। सेकेंड आंसर। अब देखिए कुछ नहीं, आपको मालूम है कि अगर मैं ये न्यूरॉन मानता हूँ और मान लीजिए आपका माइलिन शीथ ऐसे ऐसे है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, माइलिन शीथ, मैं कह रहा हूं कि ठीक, ये रहा माइलिन शीथ मान लीजिए। अब देखिए, चाहे माइलिन शीथ हो या ना हो, नो माइलिन शीथ, ठीक, स्वान सेल दोनों में होगा, स्वान सेल दोनों में होगा, ये बात याद रखिएगा। स्वान सेल भले ही माइलिन शीथ का निर्माण करती है, लेकिन अगर माइलिन शीथ नहीं है न्यूरॉन पे, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस पर स्वान सेल नहीं है, ठीक, समझ गए। अब देखिए होता क्या, अगर मैं इसे ये आपका अब देखिए न्यूरॉन है, ये न्यूरीलीमा है, न्यूरीलीमा, और ये आपका माइलिन शीथ है। आपको डायग्राम देख के ही लग रहा है कि न्यूरीलीमा तो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, लेकिन जो माइलिन शीथ है कुछ जगहों पे डिसकंटिन्यूअस है। यही वो जगह है जिसे आप नोट्स ऑफ रैनबियर के नाम से जानते हो। यही क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नोट्स ऑफ रैनबियर। मतलब न्यूरीलीमा एंड माइलिन शीथ दोनों डिसकंटिन्यूअस नहीं है, केवल माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस। ये सेंटेंस गलत है, न्यूरीलीमा नहीं सर कंटिन्यूअस होता है, लेकिन माइलिन शीथ आपका डिसकंटिन्यूअस है, ये सही है, थर्ड आंसर। और कवर्ड बाय नहीं, जब यहाँ पर ये एब्सेंट है तो कवर्ड हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है, थर्ड आंसर। अब देखिए, जब अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का डेटा आपकी बुक में दिया गया, उसमें ये बताया गया था कि 1,25,000 तो आपके इनवर्टिब्रेट हैं, और बर्ड की संख्या कितनी है? 1300। मछलियाँ कितनी हैं? 3000। मैमल 427, रेप्टाइल 378, और इसके अलावा एम्फीबिया भी 427 है, ठीक। और बताया गया कि इतने डेटा आपके बुक में दिए गए हैं कि भाई रेप्टाइल 378 है, मैमल 427 है, एम्फीबिया 27 है, बर्ड 1300 है, फिश 3000 है, और इनवर्टिब्रेट 1,25,000 है। तो इन डेटा को देख के लग रहा है कि यही आंसर पहला वाला ही सही है, क्योंकि ये असेंडिंग क्रम में है, ठीक। और मैमल ज़्यादा है, रेप्टाइल कम है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। और देखिए बर्ड 1300 300, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए फिशेस 3000 है, बर्ड 1300, ऐसे ही गलत हो गया। आपको पूछा गया है कि डेटा को अगर आप लें, इनके नंबर्स को, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो भाई ये रहा 3000, 1300, ये हमें सही दिख रहा, फर्स्ट आंसर। अब देखिए हेल्थ, कहते हैं कि नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज आपके हेल्थ का साइन है, नहीं। हेल्थ होने, बीमारी होना एक अलग बात है, और बीमारी कंडीशन पैदा हो, नींद ना आना भी बीमारी है।
तो जो ही नहीं कि बीमारी हो तो उसके लिए कोई पैथोजन हो, जो ही नहीं है। उसने कहा ना बीमारी होने कई कारण, न्यूट्रिएंट कमी हो, डिफिशियंसी, हार्मोन कमी, फंक्शनल डिजीज, तो हार्मोन के डिस्टर्ब होने से, न्यूट्रिएंट कमी होने से, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक से आप सोते नहीं हो, ठीक है, आप टहलते नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, आपका खान पान सही नहीं है, ठीक से खाते नहीं हो, तो कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये कहा गया आपकी स्टार्टिंग में ही कि हेल्थ किस तरह से प्रभावित हो सकता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर से हो सकता है, आपने पढ़ा ही है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और इन्फेक्शन तो आप जमाने से भाई टाइफाइड है, निमोनिया है, HIV एड्स है, ठीक है, एस्केरियासिस है, ठीक है, और उसके बाद से अब मान लीजिए रिंग वर्म हो जाए तो ये आपका इन्फेक्शन होगा। लाइफ स्टाइल कुछ नहीं, टाइम सोना, टाइम से उठना, ठीक से खाना, ठीक से बैठना, कई चीज़ें होती हैं, तो ये लाइफ स्टाइल, तो ये आपका है कि इतने प्रकार से आपकी लाइफ हेल्थ इफेक्टेड हो सकती है। अब देखिए मेंडल के डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि 16 प्रकार के आपके जाइगोट बने थे, 16 जाइगोट, लेकिन उसमें भी आपका 9 जीनोटाइप था। क्या था भाई? 9 जीनोटाइप था और 4 फिनोटाइप थे, ठीक, 9 जीनोटाइप था और फिनोटाइप था। और ये कहा गया था कि जब तक हेट्रोजाइगस नहीं होगा या होमोजाइगस नहीं होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस, दोनों में एक्सप्रेस होता है, हेट्रोजाइगस में भी और होमोजाइगस में भी। कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये दोनों में ही आपका येलो होगा, दोनों में राउंड होगा, इतना बात हमको समझ में आ गया। और होमोजाइगस तो केवल यही आएगा तब एक्सप्रेस होगा। उसी बात पे क्वेश्चन है कि आपको पता हो कि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस में कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे और कैसे आप उसे पहचानोगे। आप देखिए दोनों होमोजाइगस तो बात ही खत्म, राउंड येलो, ये देखिए रिंकल्ड और येलो होना चाहिए। येलो तो ठीक है लेकिन भाई ये तो रिंकल्ड होना चाहिए, ठीक, तो ये तो हमें गलत दिख गया। आप देखिए राउंड और ग्रीन बिल्कुल ठीक है सर जी, तो देखिए रिंकल्ड येलो, नहीं सर ग्रीन नहीं होगा, ये तो येलो होगा, क्यों? हेट्रोजाइगस में है। आप देखिए रिंकल्ड ग्रीन, ये सही है, तो हमें 3 सही दिख गया, A, C और E, दैट इज 3 सही है। यही चीज़ में था कि आपको ये पता होना चाहिए कि रटना नहीं होना चाहिए कि ये होता वो होता, देख करके जीनोटाइप आप पहचान सकें। सेकेंड आंसर, तो आप देखिए राउंड हो गया, येलो हो गया, राउंड हो गया, ग्रीन हो गया, और रिंकल्ड और ग्रीन हो गया, सेकेंड आंसर। अब देखिए ये तो आपसे कहा ही गया था कि मान लीजिए ओवम है और इस पर एक जोना पेल्फिडा है, जैसे ही स्पर्म आपका इसे टच करता है तो इसमें एक मेम्ब्रेनल चेंज होता है, ताकि जैसे ही स्पर्म इसे टच करता है ये अपना आपका जेनेटिक मटेरियल और सेंट्रियोल अंदर छोड़ता है, लेकिन बाकी की जो सराउंडिंग सेल्स होती है तुरंत उसको पैक करने लगती हैं ताकि पॉलीस्पर्मी इससे प्रिवेंट कर जाए, एक ही स्पर्म ओवम के अंदर इंटर करे। तो ये तब होता है जब जोना पेल्फिडा से ये टच करता है। तो क्या लिखा है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्फिडा लेयर ऑफ द ओवम इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द, बिल्कुल सही है सर, जोना पेल्फिडा से टच करता है तब बाकी के सेल्स जो होती मेम्ब्रेन में चेंज होता है वो उससे प्रिवेंट करती हैं। सेल्स ऑफ कोना रेडिएटा इसे ब्लॉक करता है बाकी के स्पर्म को, सही भाई। और सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, तो बिल्कुल सही है। ये एक्रोसोम होता है इसके हेड पर आपके, ठीक है, स्पर्म के, जो कि जरूरी होता है इसको तोड़ने के लिए, बैरियर के लिए, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। फोर्थ आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको पता है जितना एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है उसके सारे एनिमल के अदर नाम इंपॉर्टेंट है। हर एनिमल में कुछ ना कुछ विशेष कैरेक्टर है, जैसे आपको पता कोएनोसाइट कॉलर सेल ये पोरीफेरा में केवल पाई जाती हैं, और सीलन टेटा आपको पता नीडोब्लास्ट से नीडोसाइट पाई जाती है। तो वही कहा गया नीडोब्लास्ट का काम क्या है? ये एनकरेज प्रोवाइड करता है डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे, दैट इज फोर्थ आंसर। ठीक है बच्चों, तो पेपर ठीक था, आप सबने बढ़ सके हिस्सा लिया, सबको बहुत धन्यवाद। और मनीष सर, शैलेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, और कोई भी टेस्ट छोड़िए मत, पहली बात, और जिस दिन टेस्ट हो 24 घंटे में आप लोग उस टेस्ट को जरूर पूरा करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि अगले फिर 1-2 दिन बाद आप उसे भूल जाओगे। जो रिदम 24 घंटे पूरा करने का रहता है पेपर को, जो जोश रहता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो अभी से, अभी आपका ये आपके जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आपके करियर का और आपकी तैयारी का ये आगाज़ है। पूरे साल भर बहुत से टेस्ट होंगे, सैकड़ों टेस्ट होंगे, तो अभी से आप हैबिट डालिए कि 24 घंटे में आंसर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो लेक्चर के माध्यम से यूट्यूब पे भी आपको सोल्यूशन मिल रहा है, सब कुछ आपको अवेलेबल है, केवल आपको मेहनत करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।